दोस्तों, कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, जहां उस दौरान लड़ाई और तनाव से बचने के लिए मिलान के कुछ अमीर लोगों ने शहर छोड़कर झील के किनारे एक शांत गांव में आकर बसने का फैसला किया। उन्हीं परिवारों में से एक हम ऐसे अजीबोगरीब परिवार को देखते हैं जिसकी मुखिया थी मैरी। मैरी का परिवार बहुत ज्यादा अमीर था और झील के किनारे इनका एक बड़ा सा महल था। मैरी का एक ठरकी सा हस्बैंड भी होता है जिसका नाम था मार्को। मार्को एक अय्याश और बहुत ही आवारा किस्म का आदमी था जिसके पास आवारागर्दी करने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं था। अब क्योंकि मैरी उसके बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो उसके ऊपर हमेशा कड़ी नजर रखती थी। हम देखते हैं कि मार्को और मैरी के साथ उसके छोटे भाई की बीबी बारबरा भी रहती थी, जिसका पति 10 साल पहले जंग पर गया और कभी वापस ही नहीं आया। मैरी के शानदार महल में एक बेडरूम था जो कि उसके परदादा बिशप का था, जो कि एक मीठा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने अपने पूर्वजों के इस गाँव में आया करता था, लेकिन यहाँ पर झील में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई थी। गाँव वालों के मुताबिक उसके मीठे होने का राज गाँव वालों को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने बिशप को मारकर झील में फेंक दिया। हम देखते हैं कि मारियो अपनी आर्मी रिटायरमेंट के बाद से काफी बोर हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश करता है। वो अभी भी अपनी जवानी वाली जिंदगी जीना चाहता है, जहाँ पर उसके कई सारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध थे। साथ ही हमें पता चलता है कि मारियो बारबरा को मन ही मन पसंद करता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के डर के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल मारियो पैसों के लिए अभी भी अपनी पत्नी पर ही निर्भर था, इसलिए उसकी पत्नी मैरी हमेशा उसको दबाकर रखती थी। एक दिन मारियो की मुलाकात मार्को नाम के एक लड़के से होती है जो कि लगभग बारबरा की उम्र का ही था। हम देखते हैं कि मार्को भी मारियो की तरह ही एक आवारा था। अपनी बोट में झील में इधर उधर घूमने और अपने दोस्तों के साथ फालतू की बातें करने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। वो हमेशा अपनी बोट में ही रहता था। अब क्योंकि मारियो और मार्को का नेचर लगभग एक जैसा ही था, इसलिए उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद मारियो उसे अपने घर पर डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है। फिर एक रात जब सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो मार्को समझ जाता है कि मारियो की इस घर में कोई औकात नहीं है और यहाँ पर सिर्फ मैरी की ही चलती है। इसके बाद सभी बारबरा के पति के बारे में बातें करने लगते हैं, जो कि 10 सालों से जंग से नहीं लौटा है। वो बताते हैं कि मैरी से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, जब वो 16 साल की थी, और शादी के अगले ही दिन उसका पति जंग पर चला गया, जिस वजह से वो अभी तक वर्जिन ही है। इसलिए मैरी बारबरा पर बहुत ही कड़ी नजर रखती है और एक पंछी की तरह उसे पिंजरे के अंदर कैद करके रखती है। वहीं मार्को से बारबरा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो उसे यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाना चाहता था, जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। फिर डिनर के बाद मारियो मार्को को यहीं पर रात बिताने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसे वही कमरा देता है जहाँ पर मैरी के अंकल बिशप रहते थे। वहीं उस कमरे में से मार्को को बारबरा का कमरा साफ दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो बारबरा को खुद को सेटिस्फाई करता हुआ देखकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए और भी ज्यादा तड़पने लग जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। फिर मार्को जब अपनी बोट से वहाँ से निकल रहा था, तभी मारियो उसे अपने साथ झील पर घूमने के लिए पूछता है, जिसके लिए मार्को भी रेडी हो जाता है। फिर झील में काफी देर तक भटकने के बाद मार्को मारियो को अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है। यहाँ पर उसकी एक सहेली भी होती है, जिस पर मारियो कई बार ट्राई करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो सभी बोट पर नंगे होकर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी छोड़ने के काफी सालों बाद मारियो की लाइफ में एक ऐसा दिन आया था जहाँ पर उसने खुलकर एंजॉय किया, इसलिए वो इस बारे में सोचकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर एक शाम मार्को कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मारियो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी पूछने पर मार्को की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मारियो रात को सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे डरावने सपने आ रहे थे, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सुला लिया। अब मारियो की इस हरकत से मार्को साफ समझ जाता है कि मारियो एक बहुत बड़ा ठरकी किस्म का आदमी है और वो अपने जिस्म की प्यास को बुझाने के लिए किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकता है, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन इस बात का मार्को पर कुछ खास असर नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था। फिर मारियो मार्को के साथ कुछ दिन उसकी बोट पर रहने के बाद अपने घर वापस आ जाता है। अब वो अपनी पत्नी मैरी को बिना बताए मार्को के साथ घूमने गया था और वापस आकर वो अपनी पत्नी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने घर जाने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन वो अपने घर से कुछ दूर दूरबीन से देखता है कि वहाँ पर मैरी का कजन अपनी 2 जवान बेटियों के साथ आया हुआ है। अब क्योंकि मारियो को अपनी ठरक मिटाने के लिए 2 और शिकार मिल गए थे, इसलिए वो तुरंत अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद वो उन दोनों जवान लड़कियों को अपनी बोट दिखाने के बहाने बाहर ले जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ भी वही अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उनका बाप आ जाता है और मारियो को ऐसा करते हुए देख लेता है।
अब अपनी बेटियों के साथ उसको ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर वो मारियो को खूब गालियां देता है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चला जाता है। उसी समय मार्को भी वहां पर मौजूद था और मारियो को ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी उसके घर का माली मार्को को बताता है कि मारियो बहुत ही गिरा हुआ और एक नंबर का ठरकी आदमी है, जो कभी कभी उसकी बेटी के साथ भी इंटीमेट होने के बारे में सोचा करता है। लेकिन उसने मारियो को धमकी दी है कि अगर उसने कभी भी उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो वो इसी पेड़ काटने वाले हथियार से उसकी गोटियां काट देगा। फिर अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद रात को मारियो मार्को से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो और बारबरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी मैरी की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो पाते। अब क्योंकि मारियो बारबरा के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो मार्को से रिक्वेस्ट करता है कि वो बारबरा को उसकी बोट पर आने दे और वो मार्को को उसकी गर्लफ्रेंड को भी बोट पर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि बारबरा को कंपनी मिल जाए। फिर अगले दिन हम उन चारों को बोट पर देखते हैं जहाँ पर मारियो बारबरा के साथ बहुत मस्ती करता है। लेकिन इसी बीच हम बारबरा और मार्को को भी देख पाते हैं जो कि इशारों ही इशारों में एक दूसरे को हिंट देते हैं और मौका मिलने पर वो दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद मारियो अपने और बारबरा के लिए होटल में एक कमरा बुक करता है जहाँ पर उसका आज मारिया के साथ इंटीमेट होने का पूरा प्लान था। उधर मार्को भी बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो देर रात को शहर की सड़कों पर निकल जाता है। वहाँ पर घूमते घूमते उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसको बिल्कुल मारियो की तरह लग रहा था। वो आदमी बहुत ही तेजी से साइकिल पर कहीं जा रहा होता है, लेकिन मार्को इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन जब रेस्टोरेंट में सभी खाना खा रहे थे, तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर मारियो को एक बुरी खबर सुनाता है। कहता है कि उसकी पत्नी मैरी की झील में डूबने से मौत हो गई, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको मैरी के मरने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद पुलिस भी मैरी की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, जिस दौरान उसके हाथ में एक लेटर लगता है जो कि मारियो ने खुद अपनी पत्नी के लिए लिखा था। इसमें मारियो ने बारबरा से अपने प्यार का जिक्र किया था और शायद इसी वजह से परेशान होकर मैरी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस इस केस को आत्महत्या का केस बोलकर क्लोज कर देती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद मारियो और बारबरा शादी कर लेते हैं और वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। वहीं मार्को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था। फिर एक दिन मार्को मारियो और बारबरा से मिलने उसके घर पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मारियो और बारबरा के बीच में रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। वहीं बीच में कुछ देर के लिए जब मारियो बाहर जाता है, तब बारबरा मार्को से कहती है कि उसके मुताबिक मैरी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि मारियो ने ही उसे मारा है। इस पर मार्को कहता है कि उसे भी ऐसा लगता है, क्योंकि उस रात उसने एक आदमी को देखा था जो बिल्कुल मारियो की तरह लग रहा था। शायद उस रात मारियो साइकिल से अपने घर पर वापस आया और उसने ही मैरी को झील में डुबाकर मार डाला। फिर एक दिन अचानक मारियो के घर पर एक आदमी आता है और वो और कोई नहीं बल्कि बारबरा का पति जॉन था, जो कि पिछले 10 सालों से लापता था। अब उसे वहां देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर बारबरा के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया है क्योंकि उसे उसकी बहन की खुदकुशी की खबर मिली थी। आगे वो बताता है कि वो अपनी बहन से चिट्ठी के जरिए बातें किया करता था और उसकी बहन को भी पता था कि उसका भाई जिंदा है और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। दरअसल युद्ध के दौरान दुश्मनों ने उसे कैदी बना लिया था, जिसके बाद वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे कि उन्होंने उसके छोटे से हथियार को भी काट दिया। अब अपने कटे हुए हथियार के चलते वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से कभी भी वापस घर नहीं आया। लेकिन अपनी बहन की मौत की खबर ने उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आगे वो उनको कहता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कुछ दिनों में उसे मिलने का वादा किया था और अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि वो मारियो को अपने घर से निकाल देना चाहती है। अब क्योंकि इस केस में एक नया मोड़ आ चुका था, इसलिए पुलिस इस केस को फिर से रीओपन करती है और एक नए सिरे से जांच करना शुरू कर देती है। इसके बाद मार्को जॉन से कहता है कि उसने मारियो को बहुत ही तेजी से कहीं जाते हुए देखा था और पुलिस की मदद से मार्को उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसने मारियो को साइकिल किराए पर दी थी। इसके बाद साइकिल वाले आदमी के गवाह और नए सबूतों को देखते हुए पुलिस मारियो को गिरफ्तार करने आती है। लेकिन अब इस चीज से शर्मिंदा होकर मारियो पुलिस से कुछ देर का टाइम मांगता है और बिशप के कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेता है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद जॉन अपनी पूरी संपत्ति बारबरा के नाम कर देता है और उसे कहता है कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने देश के बाहर अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और वो वहाँ पर अपनी जिंदगी मस्त काट रहा है। जिसके बाद वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जिस दिन मारियो ने आत्महत्या की थी, उसी रात मार्को और बारबरा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अपने जिस्म की भड़की हुई आग को शांत करते हैं। अब बारबरा मार्को के साथ शादी करके अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताना चाहती थी, लेकिन मार्को उसे मना कर देता है और अपनी बोट पर वापस चला जाता है, क्योंकि उसे कंफर्म नहीं था कि उस रात साइकिल पर मारियो ही था। लेकिन उसने बारबरा के बोलने पर पुलिस को गलत बयान दिया, इसलिए उसको लगता है कि इन सब के पीछे बारबरा का ही हाथ था। इसलिए मार्को उसे हमेशा के लिए बाय बोलकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।